हेलो एवरीवन। तो आज की जो क्लासेस होने वाली है, तो आज हम लोग का जो क्लास है वो हिस्ट्री का ही है। हिस्ट्री का अगला पार्ट को हम लोग देख रहे हैं और हम लोग इसमें समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है अभी तक का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर चुके हैं। उसके पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत सारे पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्य समाज के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे आर्य समाज के बारे में। तो हेडिंग दीजिएगा आप लोग, आर्यों का आगमन। ठीक है, देखिए आर्यों का आगमन। आर्यों का आगमन जो है ना, इसको हम लोग एक तरह से और जानते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, या वैदिक संस्कृति, आप जैसा समझो। वैदिक संस्कृति, देखिए हम लोग सभी लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन था, ठीक ना, सिंधु घाटी के जो सभ्यता का पतन था, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन वो लगभग कितना था, 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, 1750 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो जाता है, जिसमें हमको आपको पिछले लेक्चर में बता दिए थे कि इसके अलग अलग बहुमत हैं। ठीक है, बहुमत है मतलब बहुत लोगों का अपना अपना मत है, जिसमें से एक सबसे ज्यादा मत को माना गया था आर्यों का आगमन। तो आर्यों का आगमन का ही मतलब सबसे ज्यादा हम लोग देखा गया था कि इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को आर्यों का आगमन मानते हैं। देखिए 1500 ईसा पूर्व में, ठीक ना, 1500 ईसा पूर्व में आर्य लोग पूर्ण रूप से भारत पर आ गए थे। ठीक है, आर्यों का पूरा पूर्ण रूप से क्या हो गया था, भारत पर आ गए थे। और यहाँ पर जो है इसी जगह को, ठीक ना, देखिए 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व याद रखिएगा। ये जो समय काल है ना, ये वैदिक समय काल है। वैदिक समय काल, समय काल, ठीक है, वैदिक समय काल है। यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व में यहीं पर इस ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो वैदिक काल जो है ना, ये दो तरह से इसको हम लोग देखते हैं। वैदिक काल को दो तरह से हम लोग देखते हैं। देखिए बैफ्रिकेशन कर लिया, आप लोग अपना नोट्स अपने हिसाब से बना लीजिएगा। बैफ्रिकेशन कर दिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या, पहला जो है ना उसको ऋग्वेद काल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋग्वेद काल, ऋग्वेद काल। दूसरा को कहते हैं हम लोग उत्तर ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल। जो आपको कहना है एक ही बात होता है, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद काल जो है ये होता है आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, ये होता है ऋग्वेद काल। उत्तर वैदिक काल जो है ना, ये है आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 600 ईसा पूर्व। यहाँ हम लोग दो तरह के उत्तर वैदिक काल को और वैदिक काल को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसको एक बात आपको ध्यान रखिएगा कि आर्यों का जो आगमन है, ठीक ना, आर्यों का जो आगमन है वह किस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। देखिए आर्यों के आगमन को लेकर बड़े बड़े विद्वानों ने अपने अपने मत रखे थे, जिसमें से हम लगभग 10 से 11 विद्वानों का नाम बताते हैं। ठीक ना, तो बहुत सारे विद्वानों के अपने अपने एक संदर्भ है, एक एक अपना मत है। ठीक है, बहुत से विद्वान के अपने अपने मत है। ठीक है, तो मैं कुछ आपको विद्वान का नाम बता रहा हूँ, जिनका मत क्या है वो मैं बताते चल रहा हूँ। देखिए तो मैं यहाँ लिखते चल रहा हूँ पहला नंबर में, नंबर 1। तो नंबर 1 में देखिएगा, देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं, ठीक ना, कि आर्यों का जो आगमन का प्रस्थान था वो था आर्कटिक प्रदेश से। आर्कटिक प्रदेश से, याद रखिएगा, आर्कटिक प्रदेश। ठीक ना, इसको अगर आप लोग बहुत अच्छे से समझना तो हम लोग उत्तरी ध्रुव कह सकते हैं। उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ज्योग्राफी क्लास में समझाया हूँ आर्टिक ध्रुव क्या होता है, आर्टिक प्रदेश क्या होता है, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर जाइएगा तो आपको मिलेगा कर्क रेखा, कर्क रेखा के जस्ट ऊपर जाएगा आर्टिक रेखा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नीचे में हो जाएगा आपका कैप्रिकॉन, उसके नीचे होगा अंटार्कटिका। ठीक ना, तो 4 आपका भागों में बटा हुआ, तो आर्कटिक प्रदेश से बाल गंगाधर तिलक का कहना है। चलिए आगे बात करेंगे। उसके बाद आते हैं विलियम जॉन्स। ठीक ना, विलियम जॉन्स का क्या कहना है, विलियम्स जॉन्स। मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए, अगर स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक होगा तो आप देख लीजिएगा। विलियम जॉन्स का कहना है कि ये लोग सब यूरोप से आए थे। कहाँ से आए थे, यूरोप से, यूरोप से। ठीक है, थर्ड नंबर में आते हैं कौन,
तो आते हैं थर्ड नंबर में आपका मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर का कहना है कि ये सारे के सारे लोग जो है ना वो मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया, ठीक है। 4 नंबर में स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जी क्या कहते हैं? स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि ये आर्यों का जो आगमन है वो कहां से हुआ था? तिब्बत से, तिब्बत से, ठीक है। 5 नंबर में आते हैं क्या विद्वान थे जिनका नाम था आपका पी गाइड्स। पी गाइड्स, पी गाइड्स का कहना था कि ये जो लोग थे ये लोग कहां से आए थे? हंगरी, ठीक ना, यूरोप साइड है, हंगरी, यूरोप। 6 नंबर में, 6 नंबर में आता है कौन? ठीक ना, नेहरिंग, नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड, नेहरिंग एंड गार्डन चाइल्ड, नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड, नेहरिंग एंड गार्डन चाइल्ड, नेहरिंग एंड गार्डन चाइल्ड जो है इनका कहना था कि आर्यों का आगमन जो है वो दक्षिणी रूस से है। कहां से है? दक्षिणी रूस से, दक्षिणी रूस से। 7 नंबर में नेहरिंग एंड गार्डन चाइल्ड कहां से है? दक्षिणी रूस से। डॉक्टर अविनाश चंद्रा, ठीक ना, डॉक्टर अविनाश चंद्रा का क्या कहना है? डॉक्टर अविनाश चंद्रा, डॉक्टर अविनाश चंद्रा, और एक और नाम था इनका, ठीक है, एक और इनमें थे डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक ना। ये दोनों का कहना था कि आर्यों का जो आगमन है वो कहां था? सप्त सिंधु क्षेत्र से, सप्त सिंधु क्षेत्र। आपको मैं बता दूं, मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता कहीं क्लास में मैंने आपको बहुत बार बोला था कि कुछ कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ठीक ना, मोहनजोदड़ो के लोग, उनको भी हम लोग आर्यों का और क्या बोलते हैं वैदिक सभ्यता के लोगों का पूर्वज मानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर अविनाश चंद्रा जी ने बात कहा है, ठीक है, कि वो लोग सप्त सिंधु क्षेत्र के ही लोग थे, ठीक है। आगे बढ़े। उस पंडित गंगानाथ झा, पंडित गंगानाथ झा, पंडित गंगानाथ झा, पंडित गंगानाथ झा जो है ये, पंडित गंगानाथ झा जो है ये कहते हैं क्या कि ये भारसी देश से आया है, ठीक है, भारसी देश। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर में गंगानाथ झा के बाद जो विद्वान थे उनका नाम था डी.एस. त्रिवेदी, ठीक है। क्या था? डी.एस. त्रिवेदी, याद रखिएगा, डी.एस. त्रिवेदी। डी.एस. त्रिवेदी जी क्या कहते हैं? डी.एस. त्रिवेदी जी कहते हैं क्या कि आर्यों का जो आगमन है वो कहां से थे? तो वो लोग थे देविका यानी मुल्तान, देविका, मुल्तान। 10वें नंबर में आते हैं कौन? एक और बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था एल्डिकल, एल्डिकल, एल्डिकल। एल्डिकल का कहना है कि ये लोग जो है ना कश्मीर से आए हुए थे, जो हिमाचल प्रदेश के सामने में थे, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है, यहां पर है एक पेनका एंड हार्ट, पेनका एंड हार्ट, पेनका एंड हार्ट। इनका कहना है कि जो आर्यों का आगमन है वो कहाँ है? जर्मनी का। तो इनके बात को भी थोड़ा रखा गया था, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इनमें से जितने भी विद्वान का मैंने नाम लिया ये सारे विद्वान का बातें सही नहीं माना गया है। 3 नंबर में जो है मैक्स मूलर, देखिए मैं आपको बना दे रहा हूँ हाथ का निशान, मैक्स मूलर जो है इनकी बातों को सर्वमान्य माना गया है, सर्वमान्य। मतलब मैक्स मूलर जी ने कहा कि आर्यों का जो आगमन है वो कहाँ से है? तो वो है आपका मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया से वो लोग आए हैं, और सेंट्रल एशिया से आने के बाद इनकी भी बहुत सारी टेस्टिंग हुई है, ठीक है। तो अब आप लोग समझिए, यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए आर्यों का जो आगमन है वो एक जाति के नाम पर संबोधित करने वाला पहला व्यक्ति मैक्स मूलर ही थे, जाति के नाम पर, याद रखिएगा। कौन सा जाति सर? जाति मतलब कास्ट नहीं, जाति का मतलब है आर्य समाज के जाति लोग, ठीक ना, आर्य समाज के लोग। तो ये जाति के नाम से बोलने वाले कौन थे? मैक्स मूलर,
मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ही जो है सबसे पहले आर्यों के बारे में बताया हम लोगों को। ये कहाँ के थे? यूरोप के थे, ये यूरोपियन थे, यूरोपियन। सोचो कि हमारे को इंडियन को अपने चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, एक यूरोपियन हमें बता रहा है कि हम लोग का पूर्वज कौन है, हम लोग का सभ्यता कहाँ से आया, कैसे हुआ, सारा चीज हम लोग को वो बता रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता अपने बारे में। तो वी नीड टू स्टडी, ओके, हर कुछ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई जानकारी होनी चाहिए। आर्यों का आगमन के विषय में विद्वानों का एक मत हम लोग पहले बोले थे कि नहीं था, ठीक है, तो मैक्स मूलर जी ने हमें खुलकर बताया था। देखिए, अगर इसको देखा जाए तो इसकी पुष्टि जीव विज्ञान के अंतर्गत भी किया गया है। किसकी इसकी पुष्टि कहाँ किया गया है? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के अंदर अंदर किया गया है। तो जीव विज्ञान में एक संशोधन होता है जिसको कहते हैं हम लोग अनुवांशिक संशोधन, ठीक ना। तो अनुवांशिक संशोधन में M17 याद रखेगा, M17 ये क्या है? अनुवांशिक, अनुवांशिक संकेत, अनुवांशिक संकेत, ठीक ना। इस पे हमें यह पता चला है, क्या पता चला है कि मध्य एशिया के 40% लोग, ध्यान से सुनिएगा बात को, बहुत बढ़िया है, मध्य एशिया के 40% लोग, ठीक ना, 40% लोग, ठीक है, पाया गया है दिल्ली के लोगों का डीएनए से। कितना? 35%। याद रखिएगा, दिल्ली के जो हिंदी भाषी लोग हैं उनका डीएनए पाया गया है किसके साथ? एकदम मैच कर गया है सेंट्रल एशिया के 40% लोगों के साथ। तो हमें ये पता चल रहा है कि जब डीएनए मैच कर रहा है इसका मतलब कुछ तो कनेक्शन होगा। और M17 ये बता रहा है आपको मैक्स मूलर के थ्रू कि आर्यों का जो आगमन है वो कहां से उठकर आया हुआ है? तो आया हुआ है आपका मध्य एशिया से, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? इसमें दिक्कत क्या ही होगा, इतना अच्छा क्लियर तो कर दिया मैंने, है ना। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि इसका विस्तार क्या था। तो सर एक विस्तार पर हम लोग नजर रखते हैं, इसका विस्तार क्या था। देखिए, इसका जो विस्तार था वो आपको मैं समझाता हूं एक डायग्राम के थ्रू से, ठीक है। ये डायग्राम मैंने बनाया भारत का मानचित्र। इधर हो गया पूर्व, लिख देते हैं हम लोग पूर्व यानी ईस्ट, पश्चिम वेस्ट, ठीक है, इधर हो गया उत्तर नॉर्थ, इधर हो गया दक्षिण साउथ, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है तो आप लोग समझ जाना इसको। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक था। देखिए, नॉर्थ की अगर बात करी जाए तो इसका विस्तार हिमालय से था, हिमालय, हिमालय, हिमालय से शुरू होता है ये, ठीक है। और हिमालय जो शुरू होता है, देखिए ध्यान से, हिमालय जो शुरू हुआ है, अब एक बात को ध्यान से सुनिएगा, तो आप देख रहे हो हिमाचल प्रदेश के समय कश्मीर, ये एलडी कल ने भी कहा था। इसका मतलब है कि बातें लगभग सभी विद्वानों का पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं बातें सबका एक सही हो रहा है, ठीक ना। लेकिन ये बात आ रहा है कि आर्यों का आगमन आया कैसे, हुआ कैसे, ठीक है। बात यहाँ पर आ रहा है। सामान्य तो दिया देख दिए मैक्स मूलर जी ने, लेकिन जब विस्तार को देखा जाए, इसमें टेस्टिंग किया जाएगा तो हमें पता चलेगा कि उत्तर में हिमालय से लेकर यमुना नदी के समांतर तक, यानी कि दक्षिण में यमुना नदी का समांतर तक फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर यमुना नदी का तट तक, अफगानिस्तान से लेकर यमुना नदी का तट, यमुना नदी तक ये फैला हुआ है, ठीक ना। इसके विस्तार, तो इसके विस्तार के बारे में मैंने आपको ये बता दिया कि कहां से कहां तक ये फैला हुआ है। तो ये आप डायग्राम से इसको इजीली आप याद कर रख सकते हैं बहुत अच्छा से। फिर से आपको एक बार रिवीजन करा दूं मैं, ईस्ट में कहां तक? यमुना नदी तक, पश्चिम में कहां तक? आपको याद रखिएगा, यानी वेस्ट में कहां तक? अफगानिस्तान तक, साउथ नॉर्थ में चले जाइए, हिमालय से लेकर कहां तक? साउथ में यमुना नदी के समांतर तक, यहां तक वो फैला हुआ है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की नदी जो है ना, वो सूत को 10वें मंडल पे रखा गया है। कहां? 21 नदियों का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में, ऋग्वेद के सूत पे याद रखिएगा, सूत, देखिए सूत जो है ना, एक प्रकार से याद रखिएगा, हम लोग ऋग्वेद के वैदिक जो मंत्र होते हैं ना, मंत्र या फिर हम लोग श्लोक बोलते हैं ना, उसको सूत कहा जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो बताया है नदी के सूक्त, ठीक है, किसका? नदी के सूक्त, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, नदी के सूक्त, नदी सूक्त। तो नदी का सूक्त किसमें सर? तो सूक्त में आता है का 10वां मंडल, 10वां मंडल। अब एक बात याद रखिएगा, 10वां मंडल जो है ना, ये एक प्रकार का चैप्टर होता था। ऋग्वेद के बारे में बता दूं मैं, ऋग्वेद जो है, ठीक ना, ऋग्वेद जो है इसमें टोटल 9 मंडल थे, 9 मंडल,
ठीक ना, 9 मंडल। बाद में जाकर इसके 10वां मंडल को जोड़ा गया है, 10वां मंडल को क्या किया, जोड़ा गया है। और इसी 10वां मंडल में आपको मैं बता दूं, इसी 10वां मंडल में यह बात कहा गया है कि वर्णों का और वर्गों का, ठीक ना, पुरुष सूक्त की जन्म यहीं पर दिखाया गया। पुरुष सूक्त कौन, जो हम लोगों ने अक्सर सुना होगा 4 वर्ण होते हैं। वर्ण कितने होते हैं, 4 वर्ण, 4। और वर्ग आप समझ सकते हैं वर्ग क्या होता है, ठीक ना। तो वर्ग हम लोग एक प्रकार से जातियों को इंडिकेट कर दिए थे, लेकिन ये जो वर्णों की कहानी है ना, यहीं पर 10वां मंडल में आपको पढ़ने को मिलता है। किसका, ऋग्वेद पर, जो पुरुष सूक्त से जन्मे हैं। किसे, पुरुष सूक्त, पुरुष देवता आप उसको बोल सकते हो, पुरुष देवता यहां से जन्मे हैं। यानी कि मुख से जो जन्मे हैं उसे ब्राह्मण कहते हैं, बाजू से जन्मे हैं उसे क्षत्रिय कहते हैं, जांग से जो जन्मे हैं उसे हम लोग वैश्य कहते हैं, और पैर से जो जन्मे हैं उसे क्या कहते हैं, हम लोग शूद्र कहते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पर, हालांकि अगर आप प्रारंभ के समय में देखा जाए तो 10वां मंडल नहीं था, 10वां मंडल को बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। और उस 10वां मंडल पर ही हम लोग वर्णों का कहानी को देखते हैं, ठीक है ना। ये एक लंबा की विषय की चर्चा है, इस पर हम लोग जाना नहीं चाहते हैं और हमको जाना भी नहीं है, बट मैं आपको बता दूं इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं लिखा। 10वां मंडल आ गया, हालांकि अगर कोई ऋग्वेद पढ़े होंगे तो उनको पता होगा 9 मंडल थे सर। तो 10वां मंडल मैंने बता दिया आपको कि वो बाद में जोड़े, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर लाया, ठीक ना। तो ऐसा कुछ मतलब नहीं था मेरा लाना। तो 10वां मंडल समझ गए बात को। अभी 10वां मंडल में जो है ना 21 नदियों का वर्णन है। कितना भाई, 21 नदियों का वर्णन है, ठीक है। 21 नदियों का क्या है, वर्णन है। इसमें देखते हैं सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी जो अगर देखा जाए तो याद रखिएगा, सिंधु नदी जो है ना आर्यों का सबसे प्रमुख नदी था। क्या था, सिंधु नदी, याद रखिएगा। सिंधु नदी ये एक प्रमुख नदी था। किसको सर, प्रमुख, ये आर्यों का प्रमुख नदी था, ठीक है। ये बात आप याद रखना, जिसका उल्लेख सर्वाधिक बार देखा जाए तो आपको हिरयानी में मिलता है, हिरयानी, ठीक ना। हमारा एक बहुत बड़ा ये है स्कल्पचर है, तो उसमें मिलता है आपको, ठीक ना। बहुत बार सिंधु नदी के बारे में आपको वहां पर जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा नदी को हम लोग सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, अगर उसको मानते हैं, तो वह है सरस्वती नदी। किसको, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, ये दूसरा नदी है, ठीक है। दूसरा नदी है जिसमें नदीमता, ठीक ना, नदीमता के बारे में, अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी के बारे में कहा गया है। नदीमता जो है वो सर्वश्रेष्ठ नदी के बारे में कहा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत। सब सिंधु प्रदेश जो है ना, आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र से आकर बसे थे, याद रखिएगा। सब सिंधु जो क्षेत्र है, प्रदेश है, वो आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र से आकर इसमें बसे थे, जिसकी सरस्वती, सिंधु एवं 5 नदी इसके सहायक थे। कितने, 5 नदी सहायक थे, याद रखिएगा, 5 नदियां सहायक थे। 5 नदियां से क्या थे, सहायक थे। कोई दिक्कत। आई होप सो कि आज की क्लासेस आपको इतना दूर में बहुत कुछ समझ में आया होगा, और हम लोग आगे फिर से इस क्लास के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।